Assalamualaikum, all my dear students. Today we are here again with a new video for Standard 10. ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। टेंथ स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज के इस वीडियो में हम 4th यूनिट का एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं, जो कि एक पोएम है जिसका टाइटल है ओ कैप्टन माय कैप्टन। ये वीडियो 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, जिसे आप BMC EJU उर्दू स्टैंडर्ड 10 इस चैनल पर देख रहे हो, ये वीडियो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। मैं अंसारी राशिद अख्तर आपके सामने पोएम लेकर, जिसका टाइटल है ओ कैप्टन माय कैप्टन। ओ कैप्टन माय कैप्टन एक बहुत ही हिस्टोरिकल पोएम है, जिसके बारे में हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे। जिस तरह हमने इससे पहले हर टॉपिक के साथ उसके वार्मिंग अप एक्टिविटीज की, यहाँ पर भी उसी तरह हम शुरुआत करेंगे। इस पोएम के जो वार्मिंग अप सेक्शन के क्वेश्चंस हैं चिट चैट में दिए हुए हैं, जिसमें इंस्ट्रक्शन है डिस्कस द फॉलोइंग विद योर क्लासमेट्स, है ना। ये जो क्वेश्चंस आ रहे होंगे उससे हमें अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करना है, लेकिन चूंकि अभी हमारे स्कूल से बंद है, हम यहाँ पर ओरली आपसे क्वेश्चन का आंसर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने तौर से इसका जवाब दें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द इम्पोर्टेंट गेम्स प्लेड इन योर स्कूल। What are the important games is played in your school? आपके स्कूल में जो अलग अलग मुख्तलिफ किस्म के खेल खेले जाते हैं, उसमें से अहम खेल कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर हर स्कूल का अलग अलग आंसर हो सकता है ना। जिस स्कूल में जिस गेम पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, एक से जायद भी हो सकते हैं, तो उन गेम्स के नाम हमें बताना होगा। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से लाइक फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, है ना, क्रिकेट, देन रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, डिस्क थ्रो। इस तरह अलग अलग गेम्स हो सकते हैं जो आपके स्कूल में खेले जा रहे हैं, तो उन गेम्स के नाम बताना है। गेम्स के नाम के बाद आगे क्वेश्चन है जो थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए के तौर पर है कि हु आर द कैप्टन्स ऑफ द वेरियस टीम गेम्स, नेम देम, है ना। यहाँ पर जो टीम गेम्स होते हैं, ऐसे कुछ टीम गेम्स के बारे में उन टीमों के जो कैप्टन हैं उनका नाम हमें बताना है। उसकी मिसाल हम ये ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो इंडियन क्रिकेट टीम है, हम उसके बारे में कह सकते हैं ना। क्रिकेट सबसे पहले तो ये जो टीम गेम है, ये आपको ध्यान देना है। टीम गेम यानी ना, गेम्स दो तरह से होते हैं, एक इंडिविजुअल होते हैं और एक टीम गेम्स होते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप टीम गेम्स कौन कौन से हैं और उसमें किस तरह से उनके कैप्टन्स के नाम हैं। ऐसी कोई 3 या 4 गेम्स आप उनकी तलाश कीजिए और उनके कैप्टन्स के नाम आपको नोट डाउन करना रहेंगे। नाउ जब हम बात कर रहे हैं टीम गेम की और कैप्टन की, तो क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन उससे रिलेटेड है कि व्हाट इज द रोल प्लेड बाय अ टीम गेम्स कैप्टन, व्हाट आर हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ना, जो टीम गेम्स होते हैं उसमें एक कप्तान का क्या कैरेक्टर होता है, मतलब क्या रोल वो प्ले कर रहा होता है, और
उसके ऊपर कौन सी जिम्मेदारियां होती है। क्या जिम्मेदारियां होती है कैप्टन की, कि सबसे पहले वो कैप्टन जो होता है वो टीम को लीड करता है। इसी तरह ही टेक्स द इम्पोर्टेंट डिसीजन, है ना, ही सेट्स द एग्जाम्पल फॉर अदर प्लेयर्स, ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, he encourages, he motivates, he discuss his plan with his teammates। ये तमाम चीजें जो है तो उसकी जिम्मेदारियां होती है और इन सब कामों के लिए वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। अब यहाँ पर जब बात चल रही है कैप्टन की, तो कैप्टन ये जो वर्ड है ये हम टीम गेम्स में तो हमें मालूम है कि एक कैप्टन होता है जो टीम का लीडर होता है, लेकिन इसी कैप्टन वर्ड से एक दूसरा मीनिंग भी निकलता है जो होता है कैप्टन ऑफ अ शिप, यानी जहाज का कैप्टन। जहाज का कैप्टन से मुताल्लिक अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ कैप्टन ऑफ अ शिप, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कैप्टन ऑफ अ शिप। ना, जो जहाज का कप्तान होता है वो क्या किरदार अदा कर रहा होता है और उसके ऊपर कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं। तो जहाज का कप्तान यानी क्या, कि जिस तरह किसी टीम का कैप्टन होता है उसी तरह शिप का भी एक कैप्टन होता है जो उसके पूरे एक्टिविटीज को वॉच कर रहा होता है। वो डिसाइड करता है कि कैसे हमें सफर करना है, कौन सी जिम्मेदारियां किसे दी जाएगी, कौन सा शख्स कहां पर रहेगा, कितने दिन सफर करना है, कहां पर ठहरना है, किस तरफ रुख करना है, ये तमाम चीजें है ना। ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द कैप्टन ऑफ द शिप। ही हैज टू मैनेज हिज स्टाफ, द पर्सनल, he has to decide how many days are to be spent on the ship, when to go to the port, okay, all these things are to be decided by the captain। अब यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है ओ कैप्टन, माय कैप्टन, ये एक्चुअल में ये शिप के कैप्टन के मुतालिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम पोएम की तरफ। पोएम से पहले यहाँ पर हमारे सामने जो पिक्चर बना हुआ है ये इस पोएम के पोएट हैं जिनका नाम है वाल्ट विटमन। वाल्ट विटमन का जो पीरियड है वो है 1819 से 1892 तक का। ही वॉज एन अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट, है ना। वो एक अमेरिकन पोएट है, इसी के साथ साथ वो एसेइस्ट है। एसेइस्ट यानी जिसे हम कहेंगे मजमून निगार। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में बहुत सारे टॉपिक्स पर बड़े बड़े मज़ामीन लिखे हुए होते हैं, तो इस तरह जो लोग टॉपिक्स को सिलेक्ट करके लिख रहे होते हैं दे आर कॉल्ड एसेइस्ट। और साथ ही साथ वो जर्नलिस्ट थे, वो एक सहाफी भी थे। उनके बारे में और है कि ही वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट इन द अमेरिकन कैनन, often called the father of free verse। Now he was the most influential poet। influential यानी मुतासिर करने वाला, जिसे हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं मोस्ट फेमस। अमेरिकन जो पोएट है, अमेरिकन कैनन से मुराद यहाँ पर कि अमेरिका की जो पूरी शोरा व अदीबों की जो नस्ल है उस पूरी नस्ल में वाल्ट विटमन एक बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, मुतासिर करने वाले हैं। ऑफन कॉल्ड, है ना, उन्हें खास करके नाम दिया हुआ है द फादर ऑफ फ्री वर्स। फ्री वर्स इससे पहले हमने ये पढ़ा हुआ है कि नज्म की अलग अलग जो राइम स्कीम्स होती हैं, अगर किसी पोएम में राइम स्कीम ना हो तो उसे हम फ्री वर्स कहते हैं, जिसे उर्दू में हम आजाद नज्म कहते हैं, जो एक टाइप की पोएम है। सो फ्री वर्स के फादर कहा जाता है। अच्छा, इससे पहले भी आपको बताया गया जब इस तरह से किसी चीज के साथ द फादर ऑफ लगा हुआ हो तो इसका मतलब क्या होता है कि वो उस चीज के लिए फेमस है, उन्होंने उस चीज में दूसरों की बनिस्बत ज्यादा काम किया है। तो फ्री वर्स में चूंकि वाल्ट विटमन
ज्यादा काम करते नजर आ रहे हैं, इसीलिए उन्हें द फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है। उसके आगे बता रहे हैं कि ही ब्रेक्स द बाउंड्रीज ऑफ पोएटिक फॉर्म, ही ऑल्सो यूज्ड अनयूजुअल इमेजेस एंड सिंबल्स इन हिज पोएट्री। ठीक है, उन्होंने जो पोएटिक फॉर्म्स हैं कि नज्म कैसी होना चाहिए, उसके रूल्स बता दिए गए थे, तो उन्होंने उस बाउंड्री को ब्रेक किया। यानी उन्होंने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि पोएम ऐसी होना चाहिए, पोएम दूसरे तरीके की भी हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने पुराने तरीकों से हटकर कुछ नई चीजें भी ट्राई की। आगे है नेक्स्ट पैराग्राफ में, द पोएम इज एन एलिजी to the speaker's recently deceased captain, है ना। The poem is an elegy। elegy एक टाइप की पोएम होती है जिसमें किसी मरहूम शख्स को याद करके उस पर अफसोस का इजहार किया जा रहा होता है ना। हम उर्दू में भी पढ़ते हैं, उर्दू में हम पढ़ते हैं मरसिया। मरसिया क्या होता है, किसी की मौत पर लिखी जाने वाली नज्म। इसी तरह इंग्लिश में होता है एलिजी। एलिजी भी वही होता है जिसमें किसी डिसीज्ड पर्सन के डेथ पर उसके मुतालिक मॉर्निंग की जा रही होती है, अफसोस का इजहार किया जा रहा होता है। तो यहाँ पर जो कैप्टन है जहाज के, उनके इंतकाल पर डिसीज्ड, ना ये जो वर्ड यूज किया हुआ डिसीज्ड यानी इंतकाल हो जाना, कि जो कैप्टन का इंतकाल हो गया है उसके बारे में एलिजी लिखी हुई है। While the nation is celebrating the victory of the battle, the speaker is mourning the loss of its great leader। ना देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो पूरा मुल्क है वो विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहा है, जबकि जो स्पीकर है यानी जो पोएट है वो एक अफसोस का इजहार कर रहे हैं क्योंकि उनका जो ग्रेट लीडर था वो कैप्टन जो है उसका इंतकाल हो गया है। अब इस पूरी पोएम का एक पस मंजर है, एक बैकग्राउंड है, वो क्या है, तो वो लिखा हुआ है द पोएम हैज अ डायरेक्ट रेफरेंस ना। पोएम जो है वो सीधे सीधे कनेक्ट होती है टू द असैसिनेशन ऑफ अब्राहम लिंकन आफ्टर द अमेरिकन सिविल वॉर्स। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के सदर थे, उनके जमाने में सिविल वॉर्स हो रही थी। सिविल वॉर क्या होता है, सिविल वॉर से मतलब कि खाना जंगी वाली हालात होते हैं जहां पर अलग अलग रियासतें, अलग अलग इलाके के लोग अपने ही मुल्क से अलग होने के लिए जंग कर रहे होते हैं। तो अमेरिका में भी ये एक सूरत हाल पैदा हो गई थी जिसके बारे में हम तारीख में पढ़ते हैं। तो वहां पर सिविल वार तो उन्होंने जीत लिया था, लेकिन उसके नतीजे में अब्राहम लिंकन को असैसिनेट कर दिया गया था, उन्हें गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। तो वो जो वाकया हुआ था कि जंग तो जीत ली गई लेकिन हमारा जो सदर है उसे गोली मार दी गई। तो इसी पूरे मंजर को यहाँ पर पोएट ने एक जहाज और उसके कैप्टन से मुराद लिया हुआ है, जिसमें जहाज जो है वो अमेरिका को जाहिर कर रहा है और कैप्टन जो है वो द प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन को जाहिर करता है। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन का पार्ट जिसमें हम पोएम और पोएट के मुतालिक कुछ बातें देख रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं एक्चुअल पोएम पर जिसका टाइटल है ओ कैप्टन माय कैप्टन। तो चलिए देखते हैं, पहले हम पोएम को एक मर्तबा रीड कर लेते हैं, फिर रीड करने के बाद दोबारा से उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। नज़्म में 3 स्टांजाज हैं, एक एक करके हम स्टांजाज को लेते हैं। फर्स्ट स्टांजा हमारे सामने आ रहा है, ओ कैप्टन माय कैप्टन our fearful trip is done। O captain my captain our fearful trip is done। The ship has weathered every wreck, the prize we sought is won। The prize we sought is won। The port is near, the bells I hear, the people all exulting,
The port is near, the bell I hear, the people all exulting. While follow eyes of the steady keel, while follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring. While follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring, but oh heart, heart, heart. But oh heart, heart, heart. Oh the bleeding drops of red. Oh the bleeding drops of red, where on the deck my captain lies. Where on the deck my captain lies, fallen, cold and dead. Fallen, cold and dead. ये फर्स्ट स्टांजा है जिसमें हम देख रहे हैं कि देयर आर 8 लाइंस, लेकिन उन लाइंस की अगर हम साइज को गौर करें तो साइज बिल्कुल अलग है। ऊपर की जो 4 लाइंस है वो लंबी लंबी है, लेंदी लाइंस हैं, जबकि नीचे की जो लाइंस हैं दे आर स्मॉलर वन एज कंपेयर टू द अर्लियर 4 वर्ड्स। ओके, आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टांजा पर। पहले हम स्टांजास को रीड कर रहे हैं, उसके बाद मीनिंग को बाद में समझेंगे। सेकंड स्टांजा है, ओ कैप्टन, माय कैप्टन, राइज अप एंड हियर द बेल्स। Rise up for you, rise up. For you the flag is flung, for you the bugle trills. For you bouquets and ribbon wreaths, for you the shores a crowding. For you they call swaying mass, their eager faces turning. For you they call the swaying mass, their eager faces turning. Here captain, dear father, here captain, dear father, this arm beneath your head, this arm beneath your head, it is some dream that on the deck, it is some dream that on the deck you have fallen cold and dead. You have fallen cold and dead. आगे बढ़ते हैं लास्ट स्टांजा पर। लास्ट स्टांजा की लाइन से हैं, ओ माय कैप्टन डज नॉट आंसर, माय कैप्टन डज नॉट आंसर, his lips are pale and still, his lips are pale and still. My father does not feel my arm, my father does not feel my arm, he has no pulse nor will, he has no pulse nor will. The ship is anchored safe and sound, the ship is anchored safe and sound, its voyage closed and done, its voyage closed and done. From fearful trip the victor ship comes in with object won. From fearful trip the victor ship comes in with object one. Exult, O shore, exult, O shores, mal. Exult, O shores, and ring, O bells. But I with mournful tread, but I with mournful tread walk the deck, my captain lies. Walk the deck, my captain lies, fallen cold and dead, fallen cold and dead.
पोएट का नाम नीचे लिखा हुआ है वाल्ट विटमन। तो ये थी हमारी पोएम जिसे हम रीड कर रहे थे। चलिए उसके मीनिंग को थोड़ा समझ लेते हैं। ये थी हमारी पोएम जिसके पोएट है वाल्ट विटमन, जिनके बारे में हमने शुरू में ही पढ़ा ना। वाल्ट विटमन एक वार पोएट हैं जो खास करके जंग के हालात पर उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हुई हैं। यहाँ पर उसी चीज को उन्होंने सिविल वार के मुतालिक समझाने की कोशिश की। ठीक है, चलिए देखते हैं हम पोएम के मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। एक्सप्लेनेशन में हम फिर से उन्हीं स्टांजास को देख रहे होंगे। फर्स्ट स्टांजा है, ओ कैप्टन माय कैप्टन आवर fearful trip is done। ना यहाँ पर ओ कैप्टन माय कैप्टन मुखातब करते हुए कैप्टन को कहा है कि ओ कैप्टन ना, कि आज का जो हमारा ये मतलब एक तो सबसे पहली बात जब इस तरह से किसी को मुखातब किया जा रहा है तो उसे आपको पता है कि ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम एपोस्ट्रोफ कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने ओ कैप्टन माय कैप्टन एक तरीके से आवाज दी और कहा कि आर फियरफुल ट्रिप इज डन, कि हमारा जो फियरफुल ट्रिप था, यानी जो हमारा सफर था जो कि बहुत ही खौफनाक था, अब वो डन हो गया है। डन से मुराद वो खत्म हो चुका है। द शिप हैज वेदर्ड एवरी रैक, weathered every wreck, the prize we sought is won। The ship has weathered every wreck। weathered every wreck का मीनिंग नीचे लिखा हुआ है हमारी बुक में भी, अगर ग्लोसरी में देखें तो वहां पर उसका मीनिंग लिखा हुआ है overcome every difficulty। The ship has weathered every wreck मतलब the ship has overcome एवरी डिफिकल्टी, तमाम मुश्किलात को शिप ने पार करते हुए अपना ये सफर खत्म किया हुआ है। द प्राइज वी सॉट इज वन, है ना। यहाँ पर देखिए द प्राइज वी सॉट, सॉट ये वर्ड बनता है सीक से। सीक का मतलब होता है तलाश करना, जुस्तजू करना, कि हम जिस इनाम की कोशिश में लगे हुए थे, जिस इनाम को हम तलाश कर रहे थे, वो इनाम हमें मिल चुका है। हम जो इनाम चाहते थे वो प्राइज हमें मिल गया है, हमने अपना मकसद पूरा कर लिया है। आगे लाइन से है द पोर्ट इज नियर, द बेल्स आर हियर, द पीपल ऑल एक्सल्टिंग। द पोर्ट इज नियर, पोर्ट कहते हैं बंदरगाह को, है ना, कि बंदरगाह यानी जहां पर जहाज को जाकर रुकना है वो बंदरगाह अब नियर है। और ये कैसे समझ में आ रहा है, द बेल्स आर हियर, घंटियों के बजने की आवाज आ रही है। समुंदर में दूर दूर तक पानी था, वहां पर कोई आवाज नहीं आ रही थी। अब जैसे जैसे बंदरगाह की तरफ, साहिल की तरफ जहाज बढ़ रहा है तो वहां पर लोगों की आवाजें आ रही है। ऑल द पीपल आर एक्सल्टिंग, एक्सल्टिंग कहते हैं सेलिब्रेट करने को, कि सब लोग खुशियां मना रहे हैं कि जहाज वापस आ रहे हैं, लोग जश्न मना रहे हैं। While follow eyes the steady keel, while follow eyes the steady keel, कि जब जहाज के कील के ऊपर नजर जाती है ना। कील कहते हैं वो फ्रेमवर्क जिसके ऊपर जहाज रुका हुआ होता है, जिसे हम अगर 4 व्हीलर्स या किसी बाइक की बात करें तो उसमें आपने उसका जो बॉडी होती है जिसके ऊपर बाकी तमाम चीजें फिट की जाती है, उसके ऊपर सीट लगाई जाती है, उसमें इंजन फिट किया जाता है, उसको कवर किया जाता है, उसे कलर किया जा रहा है, तो वो जो मेन उसका बेस होता है उसे कील कहते हैं। द वेसल ग्रिम एंड डेयरिंग। तो जब मैं उस कील को देखता हूं तो साथ में क्या हो रहा है कि उस लकड़ी के मजबूत कील को देखने के बाद द वेसल ग्रिम एंड डेयरिंग,
ना। ग्रिम कहते हैं सीरियस को। सीरियस से मुराद यहाँ पर एक संजीदा सा माहौल उसके ऊपर तारी है और साथ ही साथ उसमें एक हिम्मत भी है। तो एक हिम्मत भी है और एक बहुत ही संजीदा उसके ऊपर एक कैफियत बनी हुई है। बट ओ हार्ट 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 हार्ट, यहाँ पर जो हार्ट का वर्ड है उन्होंने रिपीट किया हुआ है। ये दरअसल एक कैफियत बता रहे हैं कि हाय मेरा दिल, इस तरह का उन्होंने यहाँ पर एक कैफियत जाहिर की। क्यों? ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड ना। ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड यानी लाल खून जो टपक रहा है, जो लाल रंग का है, उससे जो ड्रॉप्स टपक रहे हैं। वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज, जिस जगह पर मेरा कैप्टन लाइज है, उस डेक पर, उस टेबल पर, उस तख्ते के ऊपर जहां पर मेरा कैप्टन लेटा हुआ है, वहां से खून टपक रहा है। और वो कैप्टन कैसा है? फॉलन कोल्ड एंड डेड। वो फॉलन कोल्ड, वो ठंडा हो चुका है। ठंडा हो चुका है इससे मुराद कि जब कोई शख्स मर जाता है तो उसके जिस्म का जो टेम्परेचर होता है वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो ठंडी होती चली जाती है। फॉलन कोल्ड एंड डेड, वो मर चुका है और उसका जिस्म अब सर्द पड़ चुका है। यानी पहले स्टांजा में क्या बता रहे हैं कि जहाज जो है वो किनारे की तरफ पहुंच रहा है, लेकिन उसका कैप्टन जो है वो इंतकाल कर गया है, वो मर चुका है। आगे सेकंड स्टांजा में ओ कैप्टन माय कैप्टन, फिर से वो कैप्टन को मुखातिब करके कह रहे हैं राइज अप एंड हियर द बेल्स। राइज अप एंड हियर द बेल्स। राइज अप से मुराद उठो और ये जो घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है ना, उसे सुनो। राइज अप फॉर यू द फ्लैग इज फलंग ना, क्या उठ जाओ, तुम्हारे लिए फ्लैग को फलंग किया हुआ है, झंडे लहराए जा रहे हैं। फॉर यू द बगल ट्रिल्स ना, बगल जो बाजे होते हैं उसे ट्रिल्स किया जा रहा है, बजाए जा रहे हैं, क्योंकि जहाज वापस लौट कर आ रहा है तो वापसी पर सब लोग खुशियां मना रहे हैं, तो बाजे बजा रहे हैं और ये सब तुम्हारे लिए हो रहा है, तो उठ जाओ। फॉर यू बुके एंड रिबन रेट्स, फॉर यू द शोर्स अ क्राउडिंग ना, तुम्हारे लिए लोग बुके लेकर खड़े हुए हैं, गुलदस्ते लिए हुए हैं। एंड रिबन रेट्स, रेट्स कहते हैं, उसका मीनिंग दिया हुआ है गार्लैंड्स, और वो भी रिबन यानी रिबन से बांधे हुए, मतलब सजाए हुए फूलों के हार लेकर लोग खड़े हुए हैं। फॉर यू द शोर्स अ क्राउडिंग है ना, अ क्राउडिंग का मतलब भीड़ का होना, के शोर, शोर कहते हैं साहिल को, बीच को, राइट। तो जहां पर जहाज आकर रुकने वाला है उस जगह पर एक मजमा जमा हुआ है, भीड़ इकट्ठा हो गई है और सब लोग तुम्हारे लिए ही तैयार खड़े हुए हैं। फॉर यू दे कॉल द स्वेइंग मास, द स्वेइंग मास, देयर ईगर फेसेस टर्निंग, तुम्हारे लिए ही है ना। फॉर यू दे कॉल, उन लोगों ने बुला रखा है द स्वेइंग मास। मास से मुराद यहाँ पर एक भीड़ को, और वो भी कैसी है, स्वे हो रही है। स्वे कहते हैं असल में लहराने को, जैसा एक पौधा है अगर हवा चलती है तो किस तरह से लहराता है, तो यहाँ पर मुराद ये है कि वो भीड़ इतना ज्यादा तादाद में है कि लोग एक दूसरे में धक्का मुक्की हो रहा है, सब लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं, लोग लड़खड़ा रहे हैं और अपने कैप्टन को वो पुकार रहे हैं। देयर ईगर फेसेस टर्निंग है ना, उनके जो फेसेस हैं यानी उनके चेहरों पर एक फिक्र है, एक खुशी है, और वो अपने कैप्टन को आवाज लगा रहे हैं। लेकिन हियर कैप्टन डियर फादर, दिस आर्म बीनीथ योर हेड ना, के ए कैप्टन, अब ये जो मेरा हाथ है जो तुम्हारे सर के नीचे रखा हुआ है ना,
दिस आर्म बीनीथ योर हेड, ये जो हाथ तुम्हारे सर के नीचे मैंने रखा हुआ है, इट इज सम ड्रीम दैट ऑन द डेक, इट इज सम ड्रीम ऑन द दैट ऑन द डेक, ये ऐसा लगता है जैसे कोई ख्वाब हो ना। ये यानी ख्वाब से मुराद क्या, नीचे उसका मीनिंग लिखा हुआ है, समथिंग हार्ड टू बिलीव, कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है, यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड, कि तुम इंतकाल कर चुके हो, तुम्हारा इंतकाल हो चुका है, मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो पा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरा कैप्टन किस तरह से इंतकाल कर गया। आगे है थर्ड स्टांजा में, ओ माय कैप्टन डज नॉट आंसर, हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल, माय कैप्टन डज नॉट आंसर, मेरा जो कैप्टन है वो आंसर नहीं कर रहा है, यानी मैं उसे बार बार उठने के लिए कह रहा हूं, बातें बता रहा हूं, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है। हिज लिप्स आर पेल, है ना, उसके जो होंठ हैं दे आर पेल, पेल मतलब पीले पड़ चुके हैं, एंड स्टिल, और उसमें कोई भी हरकत नहीं है, मतलब वो बेहरकत हो चुके हैं, यानी उसके होंठ बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहे हैं। माय फादर डज नॉट फील माय आर्म, ही हैज नो पर्स नॉर विल। इसी तरह माय फादर से मुराद, चूंकि वो कैप्टन को बहुत ज्यादा अकीदत से चाह रहा है, इसलिए वो कैप्टन को फादर भी कह रहा है कि माय फादर डज नॉट फील माय आर्म, उसे मेरे हाथ का एहसास भी नहीं हो रहा है। ही हैज नो पल्स नॉर विल, ना उसकी धड़कनें बंद हो चुकी है, पल्स कहते हैं दिल की धड़कनों के को, उसके जो धड़कनें हैं, उसकी जो नब्ज है वो अब बंद हो चुकी है, और उसे कोई ख्वाहिश भी नहीं है, ख्वाहिश नहीं है ऐसे मुराद कि अब वो तो मर चुका है, कि वो उसे अगर वो जिंदा होता तो कितना खुश होता कि सब लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, सब लोग उसके लिए जश्न मना रहे हैं ना। द शिप इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड, इट्स अ वोयाज क्लोज्ड एंड डन। द शिप इज एंकर्ड, ना, शिप एंकर का मतलब क्या होता है कि जहाज को जब बंदरगाह पर लाकर उसे रोका जाता है, जिसे उर्दू में लंगर अंदाज कहते हैं, है ना। तो जहाज को रोक दिया हुआ है, सेफ एंड साउंड, यानी सही सलामत वो जहाज अपने साहिल पर पहुंच चुका है। इट्स वोयाज क्लोज्ड एंड डन, उसका जो सफर है वो यहाँ पर खत्म होता है, मुकम्मल हो जाता है। फ्रॉम फियरफुल ट्रिप द विक्टर शिप कम इन विद ऑब्जेक्ट वन, ना, एक डरावने सफर से जिसकी शुरुआत हुई थी, उससे द विक्टर शिप आया हुआ है, एक ऐसा जहाज जो जीत के साथ वापस आया है। कम्स इन विद द ऑब्जेक्ट वन, ना, जिस ऑब्जेक्ट को लेकर, जिस मकसद को लेकर ये जहाज गया था, वो मकसद वो पूरा करके आ रहा है। एक्सर्ट ओ शोर्स एंड रिंग ओ बेल्स, ना, यहाँ पर फिर से वो शोर्स को मुखातिब होकर कह रहा है, एक्सर्ट कि खुशियां मनाओ, एंड रिंग ओ बेल्स के ऐ घंटियों ओ बजना शुरू कर दो, बट आई लेकिन मैं, विथ मॉर्नफुल ट्रेड, मॉर्नफुल नीचे उसका मीनिंग दिया हुआ है वेरी सॉरोफुल, बहुत ही अफसोस होना, रंजीदा होना। और ट्रेड कहते हैं फुट स्टेप्स को, पैरों के निशान को, कि मैं इन गमगीन पैरों के निशान के साथ वॉक द डेक माई कैप्टन लाइज, मैं उस डेक के पास चल रहा हूं जहां पर मेरा कैप्टन लाइज लेटा हुआ है, सो रहा है, फॉलन कोल्ड एंड डेड, और वो कोल्ड एंड डेड हो चुका है, उसका जिस्म अब ठंडा पड़ चुका है और वो इंतकाल कर गया है। वाल्ट विटमन। तो ये थी हमारी पोएम जिसे हमने यहाँ पर देखा और उसके मीनिंग को भी समझा। इस पोएम के इंग्लिश वर्कशॉप और एप्रिसिएशन हम जल्दी ही दूसरी वीडियो में कर रहे होंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।
बच्चों ये वीडियो आप DMC इजो उर्दू स्टैंडर्ड 10 इस चैनल पर देख रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।